तो थीटा और फाई दोनों का जो सम होता है किसी ट्रायंगल में, इन दोनों एंगल्स की ही बात करेंगे हम, 90 डिग्री वाले की बात कभी भी नहीं करेंगे। 90 डिग्री वाले से हमें कोई मतलब नहीं रहता, लेना देना नहीं रहता, इन दोनों की ही बात करेंगे जब भी करेंगे। हालांकि दरअसल इन दोनों की बात भी हम कर नहीं रहे होते हैं, बिहाइंड द कर्टेन हम बात कर रहे होते हैं इन दोनों साइड्स की और हाइपोटेन्यूज की। तो ट्राइंगल में ये जो दो साइड्स हैं, पहले मैं नाम लिख देता हूं, बात करने में आसानी होगी। सपोज ए बी सी, तो ट्राइंगल में साइड्स कितनी है, कौन कौन सी है? ट्राइंगल में साइड है एक तो ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है सी ए। तो इन तीनों साइड्स की लंबाई है कुछ, इन तीनों साइड का कुछ मेजरमेंट है। इन तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट्स है वो थीटा पर और फाई पर डिपेंड करता है। अगर थीटा और फाई चेंज होंगे, अगर थीटा और फाई चेंज होंगे तो ए बी बी सी और सी ए भी चेंज होंगी, या ए बी बी सी और सी ए इनको हम चेंज करें तो थीटा और फाई चेंज हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो एक्चुअली वी डिस्कस और वी इंटेंशनली talk about the measurement of these lines A, B, B, C और C। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इनका मान ही ये तय करता है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी और फाई की वैल्यू कितनी होगी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो इनका जो इनके ऊपर जब रिसर्च की गई तो ये पता लगा कि इन लेंथ की भी चाहे जो वैल्यू हो, ए बी बी सी और सी ए की, लेकिन इनका रेशियो बेसिकली ये डिसाइड करता है कि थीटा कितना होगा और फाई कितना होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया कि ऐसे करके मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ए बी और सी, इसमें नाम लिख दिया मैंने, ओके। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कौन सी साइड को हम बोलते क्या है। तो वो मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं, जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं, या तो इसकी बात करेंगे या इस वाले की बात करेंगे, तो बहरहाल जिसकी भी बात कर रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेन्यूज है जो सबसे बड़ी साइड है, ये तो आप पहले से जानते हैं। इसके अलावा जो साइड बची उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो एंगल कंसीडरेशन के अंदर होता है, जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, चाहे वो लेटी हुई हो, खड़ी हुई हो, तिरछी हो, चाहे जैसी हो। बात जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल खड़ी हुई हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर हम कोई एक ऐसा ट्राइंगल बना दें जिसमें ये एंगल आपका थीटा हो, तो फिर परपेंडिकुलर ये वाली हो जाएगी सामने वाली। बात क्लियर हो गई या नहीं होगी? ठीक है। तो परपेंडिकुलर साइड्स का नाम पता होना चाहिए सही तरीके से कि कौन सी साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो तीसरी साइड बची वो बेस होगी और सबसे बड़ी जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। ये बात याद रखनी है बिल्कुल आप। अब हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। जिस ट्राइंगल की हम बात कर रहे थे, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इसकी ध्यान से देखिएगा कि अगर ये बीसी की मैं लेंथ बढ़ाऊं, मैं आपसे ये कहूं कि भाई बीसी की लेंथ बढ़ाइए, आप सिर्फ बीसी की लेंथ बढ़ाइए, आप बाकी की लेंथ बढ़े या घटे हमें उससे मतलब नहीं है, आप बीसी की लेंथ बढ़ाइए। तो फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि बीसी की लेंथ बढ़ाने के साथ साथ बाकी दोनों की लेंथ बढ़ानी है या किसी एक की बढ़ानी है? तो आप जवाब मुझे ये देंगे कि भाई हाइपोटेन्यूज की बढ़ाइए खाली,
बेस की लेंथ जो है वो कांस्टेंट रखिए, बेस की लेंथ क्या रखिए, कांस्टेंट रखिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने बेस बनाना शुरू करी, ये बेस बनाई और इसकी लेंथ भी एग्जैक्टली इसके बराबर रखी जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है। अब जो बीसी बन रही थी पहले, बीसी की लेंथ इतनी थी, तो मैंने ये लेंथ बढ़ा दी। तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं परपेंडिकुलर की लेंथ तो बढ़ा दूं लेकिन और मैंने बेस की नहीं बढ़ाई तो हाइपोटेन्यूज की चेंज ना हो, ये मुमकिन नहीं है। ये क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसे पाइथागोरस ट्रिपलेट का पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तीन साइड्स के बीच का रिलेशन है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो मैंने बेस को तो कांस्टेंट रखा, इसको तो मैंने कांस्टेंट रखा और परपेंडिकुलर की वैल्यू को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया। तो ये हो ही नहीं सकता कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इंक्रीज ना हो, ये भी इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये इंक्रीज हो गई और यहां एंगल बना सी। तो इस वक्त जो वैल्यू आएगी थीटा की, वो थीटा बढ़ चुका होगा, इसको मैंने बोला थीटा डैश। तो ये थीटा डैश बड़ा होगा किससे, थीटा से। तो साइड्स के ऊपर डिपेंड करती है एंगल की वैल्यू, ये मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब एंगल को हम बिल्कुल इग्नोर कर दें अगर, तो हम ये देखेंगे कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो यानी BC अपॉन AB, अगर मैं बोलूं BC अपॉन AB, तो ये रेशियो, ये एक रेशियो बना। तो कोई सा भी दुनिया का ट्राइंगल उठा के देख लीजिए आप, ये क्या बना, एक रेशियो बन गया। कोई सा भी दुनिया का ट्राइंगल उठा के देख लीजिए, अगर ये एंगल सेम एंगल के लिए है, अगर ये सेम एंगल के लिए है, तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक छोटा ट्राइंगल बनाइए आप, एक आपने छोटा ट्राइंगल बनाया और यहाँ एंगल रखा 30 डिग्री, और एक बहुत बड़ा ट्राइंगल बनाया, यहाँ एंगल रखा आपने 30 डिग्री। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर डैश और बेस का डैश। तो P अपॉन B विल ऑलवेज बी इक्वल टू P डैश अपॉन B डैश। ये हमें बताता कौन है? ये हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बताती है, जो आपको पहले करवाई जा चुकी है। बात समझ में आई? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही तो कहती है कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, ये दोनों सिमिलर हो गए, ये वाला ट्राइंगल और ये सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल यहाँ 60 का हो गया, तो ये एंगल भी यहाँ पर 60 का हो गया। दो एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर हो गए, तो सिमिलर साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर होगा। तो ये रेशियो कांस्टेंट होता है। तो हमने क्या शुरू कर दिया, इस रेशियो का नाम रखना शुरू कर दिया। तो हमने कहा जब भी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दे होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको हम बोल देंगे साइन। तो हमने कहा भाई साइन किसका, क्या ये हम इसके साथ कोई चीज ऐसी लगाना चाह रहे थे जो इस पर डिपेंड करती है रेशियो पे। तो हमने कहा भाई थीटा पे डिपेंड करती है ये एंगल पे, तो थीटा लगाना शुरू कर दी। बात समझ में आ गई? सर ये परपेंडिकुलर tan थीटा आएगा, सर tan थीटा। हाँ मैं सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ मैं गलती से लग गया यहाँ पर। तो हमने कहा, ये मैंने ऊपर भी ऊपर नहीं लिखा मैंने कुछ भी। तो हमने कहा कि इसको हम इस रेशियो को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पहले अभी हम, क्योंकि अभी हम tan ही पढ़ रहे थे, तो मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने कहा इसका नाम लिख देते हैं हम tan, और क्योंकि ये एक एंगल पे डिपेंड कर रही है, तो हमने कहा यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट हम थीटा लगा देते हैं, जिससे ये पता लगेगी कि पला एंगल के लिए है। बात समझ में आ गई? तो इससे ये बात शुरू हो गई कि भाई ठीक है, ये रेशियो हमेशा बराबर होगा इस पर्टिकुलर एंगल के लिए। बात समझ में आ गई? तो कुछ एंगल है जिनकी वैल्यू निकाल भी ली गई और आपको दिखा भी दी गई। बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो ये बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने
साइन लिख दिया और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने कॉस लिख दिया। हमने कहा भाई इसका उल्टा भी हो सकता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो हमने कहा इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स थीटा, बात समझ में आई, यानी कि 1/tan थीटा। तो ये बात हुई भाई इतना लंबा कौन लिखेगा, इसका नाम लिख दो पहले कुछ और। तो हमने ये कहा कि ठीक है भाई कॉट थीटा, हमने का मतलब कोई ये नहीं मैं बैठा हुआ था उस जमाने में, मतलब हमने का मतलब लोगों ने जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को भी फिर हमने साइन का उल्टा हमने बनाया कोसेक थीटा। ये बात याद रखना, ये tan इनवर्स, यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूं, tan इनवर्स थीटा इज एज गुड एज tan थीटा का होल इनवर्स। ये बात आप याद रखिएगा, ये tan के ऊपर इनवर्स लगा हुआ है, थीटा के ऊपर नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब पूरे tan थीटा को निकालकर उसका इनवर्स कर दिया। फिर इसी तरह से ये कॉस के लिए हमने क्या नोटेशन बनाई कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, अगर ये उल्टा हो जाए तो ये इसका नाम लिख दिया हमने सेक थीटा। तो ये सिर्फ नाम है किसके, रेशियो ऑफ साइड्स के। क्लियर हो गई बात या नहीं? अरे बोलो भाई। यस सर। है ना, फार्मूले पहले से याद होंगे तुम लोगों को, मैं सिर्फ इसके ऊपर एक बात कर रहा हूं जिससे कि जरा बात चीजें ताजा हो जाए। अब दूसरा फार्मूला जो सबसे ज्यादा बेसिक है और सबसे ज्यादा यूज होगा, वो फार्मूला क्या था भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने यूं कहा कि सबसे पहले इसको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, राइट हैंड साइड को भी और लेफ्ट हैंड साइड को भी। कर सकते हैं हम ऐसा या नहीं कर सकते हैं? तो ये तो आ गया 1। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, ये होता है साइन थीटा के, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। खास बात क्या है कि यहाँ एंगल बराबर होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए। तो जब कभी भी हम ऐसा करेंगे तो ये हमेशा बराबर आएगा। बात समझ भाई, कहां से आया है ये भी आपको पता है, पहले से जानते ही होंगे, मैं उम्मीद ये करता हूँ सारे स्टूडेंट, अभी नई नई बात नहीं पता लग रही होगी, आप सब लोग जानते ही है ना ये फार्मूला तो पहले से। जी सर। अब इसी वाले फार्मूले को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को हमने परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये यहां पर 1 आ गया, प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, कॉट, क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या चीज है, ये कोसेक थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये बन गया। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, यस सर। अब इसी फॉर्मूले को एक बार हमने किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस से डिवाइड करते, बेस के स्क्वायर से, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा के बराबर। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब याद रखिए ये फार्मूले की थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सोते में से उठ के अगर आपसे फार्मूला पूछ दिया जाए तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बताऊं कंफ्यूजन कहां पे होता है, कंफ्यूजन कहां पे होता है, देखो कंफ्यूजन जहां पर होता है वो बताता हूं। ये वाला फार्मूला दिख रहा है, ये वाला कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कंफ्यूजन जब शुरू होता है जब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। जब मैं माइनस लगा के लिखता हूं तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि कॉट के साथ माइनस है या कोसेक के साथ माइनस है। बात समझ में आ गई कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है,
या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ये कंफ्यूजन शुरू होता है जब किताब बंद हो जाती है, जब कॉपी बंद हो जाती है, तो ये शुरू होता है। तो इसका एक इलाज है, इलाज बता दूं? जी सर। इसे याद कर लो, ये इलाज है, बस इसका आपको इलाज है। ठीक है। हाँ, एक आसानी के लिए ये बात बता सकता हूं कि कोई एक चीज याद कर लो, या तो ये फार्मूला याद कर लो या ये याद कर लो। दोनों याद करने के बाद कंफ्यूजन शुरू होता है। एक याद कर लो, जब भी जरूरत पड़ेगी कॉट स्क्वायर थीटा की, तो फिर निकाल लेना माइनस करके कोसेक स्क्वायर थीटा में से एक को माइनस करके। अगर दोनों याद करते तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। बात समझ में आई? दूसरा तरीका जो है जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, वो एक ऐसा इलाज है जो मतलब जो परफेक्ट इलाज है। वो क्या है? इसके खूब सारे सवाल करिए तो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। भाई आपसे अगर हम सोते में भी उठा के आपके अम्मी पापा का नाम अगर पूछेंगे तो आप बता देंगे या नहीं बता देंगे? आपके अम्मी अब्बू का नाम पूछे, कोई सोते में से भी उठा के पूछे, बता देंगे या नहीं बता देंगे? क्यों बता देंगे? क्योंकि यार बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से तो वो याद हो गया, दिमाग में रट गया है, हमारे अम्मी पापा का नाम ये है कि नहीं? तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये वाली बात। तो एक कुछ बातें तो फार्मूले की होगी, ये फार्मूला याद रखना है, मैं याद नहीं रखूंगा, ये तुम खुद याद रखना। अब तुम्हें और कुछ बेसिक्स बता देता हूं। फिर वो एक टेबल है या समझ में आती है ना बात? कैसे टेबल है वो? साइन कॉस टेन, है ना? साइन कॉस टेन किस किस एंगल के लिए निकाली हमने? वो 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, यही तो निकालिए। बोलिए भाई। यस सर। टेबल याद है सब लोगों को या नहीं? जी सर। टेबल याद है? यस सर। जी जी सर। शायान टेबल याद है बेटा आपको? यस सर, याद है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको। साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। फिर ये उल्टा हो जाएगा कॉस में, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, और ये 1/√2 ऐसे ही रहेगा। टेन थीटा निकालना है हमको, टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, जरा देखिए। देखिए साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डिवाइड कर दें इनको, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये किसके बराबर हो जाता है? tan थीटा के। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो 0 अपॉन 1 किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो tan 0 इज इक्वल टू 0। हाफ अपॉन √3 किसके बराबर हो जाएगा? 1/√3 के। मैं गलत तो नहीं कर रहा? नहीं सर। tan 45 1 के बराबर हो जाएगा, ये √3 के बराबर हो जाएगा। 1 अपॉन 0, 0 को किससे डिवाइड करना है? सॉरी 1 को किससे डिवाइड करना है? 0 से। किसी भी क्वांटिटी के नीचे जब हम 0 लगा देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है? नॉट डिफाइंड, कि हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, उसे डिफाइन की जरूरत नहीं है। तो इसको हम इंफिनिटी भी लिख सकते हैं और नॉट डिफाइंड भी। हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, नॉट डिफाइंड में और इंफिनिटी में। लेकिन आप 10th में इतना समझ लो कि दोनों एक जैसे हैं। बात समझ में आई? आप इंफिनिटी लिखो या नॉट डिफाइंड। आपको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं?
अपरिभाषित, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, यानी जिसकी कोई परिभाषा हो ना, जिसको जिसको हम जिसकी परिभाषा ना कर सके। ठीक है, अब यहां पर कोसेक निकालना है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा, तो इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए बस आप। तो कोसेक थीटा, कोसेक 0 किसके बराबर हो जाए, कोसेक 0 इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, 1/0 इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। कोसेक 30 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। कोसेक 45 √2 के। कोसेक 60 किसके बराबर हो जाएगा, 2/√3 के। और कोसेक 90 बराबर हो जाएगा 1 के। इसी तरह से आप पूरी टेबल बना सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ये तरीका है लिखने का। तरीका मैं तरीका लिखूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। ये टेबल हम बनाते कैसे, आपको याद होगा, हम लिखते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 और इनको 4 से डिवाइड कर देते हैं सबको। किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, और अंडर रूट लगा देते हैं सब पर। तो ये पहली वाली जो लाइन आती है ये बेसिकली साइन की आती है। 0/4 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2/4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1/√2। इतना ही होगा भाई, ये अंडर रूट 2 ये कितना आया, अंडर रूट 2/2 आएगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। एक अंडर रूट 2 कट जाएगा तो 1/√2 बचेगा। ये √3/2, ये 4/4 है तो ये 1 है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है कंपटीशन के अंदर कि टेबल कैसे बनाते हैं हम। जरूरत पड़ जाए तो बना लो, बात एक अलग बात है, लेकिन ये सारे आपको याद होने चाहिए। मैं आपसे नींद में भी उठा के पूछूं ना, tan 60 किसके बराबर होता है, तो tan 60 आप √3 मुझे बताएं, तब मजा है। अगर आपने सोचने में टाइम लिया उसको, अगर आपने सोचने में टाइम लगाया और 1 मिनट लगा दिया तो एक सवाल का नुकसान हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेबल बनाना सीखना अच्छी बात है, टेबल बनानी आनी चाहिए। कि टेबल बनानी आनी है तो ये बोर्ड के लिए तो बहुत अच्छी बात है। बोर्ड के इम्तिहान होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, उसमें तो अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन में ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। ठीक है, अब मैं और एक नई बात बताऊंगा। एक हम मेरे पास कलर कितने हैं, कलर मेरे पास 3 है। एक सर्किल मैंने बनाया और मैंने XY एक्सेस बना दिए। ये X हो गया, ये Y हो गया, ये -Y हो गया, ये -X। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक लाइन बनाई, ऐसी मोटी कर देते हैं थोड़ी सी लाइन को। इसकी जो मैंने वैल्यू लिखी वो लिखी हाइपोटेन्यूज। इसकी जो लंबाई लिखी वो मैंने कितनी लिखी,
हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आई? और अपनी आंख को यहां पर रखा और मैं यहां से एंगल ऑब्जर्व कर रहा हूं। कौन सा एंगल ऑब्जर्व कर रहा हूं? जो ये लाइन एक्स एक्सिस से मिलके बना रही है। कितना बना रही है? एक्स एक्सिस से। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से मिलके क्या बना रही है? एक एंगल बना रही है और एक्स एक्सिस पर पड़ने वाले परपेंडिकुलर को मैं रीड कर रहा हूं। अभी समझ में आ जाएगा अगला स्टेप। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो एंगल होगा, जो थीटा होगा, जो ये एक्स एक्सिस से मिलके बना रही है, वो कितना है? 0 डिग्री। कितना है वो? 0 डिग्री। बात समझ में आ गई? जब एंगल 0 डिग्री बनेगा, जिस वक्त एंगल 0 डिग्री बनता है, उस वक्त परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 0 और बेस की वैल्यू कितनी होगी? बेस की वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूज के बराबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलिए। अभी जब दूसरी फिगर बनाऊंगा तो अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं दूसरी फिगर बनाता हूं और मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं, इस वाली फिगर को, ताकि इसके अंदर कोई भी आपको वो ना हो परेशानी। इसको मैं कॉपी ऐसे करता हूं कि इसके नीचे लगाता हूं, इसके साइड में। आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, टाइम कम बचा हुआ है, ठीक है? दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ये जो मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली और बेस की वैल्यू निकाली, ये समझ में आई आपके? ये बनी है वैल्यूज, ये वैल्यूज बनी है। बात समझ में आ रही है? अब जरा पहली वाली फिगर पे ध्यान देते हैं। जरा पहली वाली फिगर में परपेंडिकुलर 0 मीटर के बराबर था, बेस हाइपोटेन्यूज के बराबर था। तो इसलिए जब हम साइन 0 डिग्री कहते थे तो वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये खुद ही 0 के बराबर है, इसलिए ये 0 के बराबर आता है। और देखिए यहां पर एक चीज किसके बराबर आती है? एक रेशियो अभी हमने देखा था जो कि नॉट डिफाइंड के बराबर आया। कौन सा रेशियो था नॉट डिफाइंड? हाँ, यहां पर देखिए, कोसेक 0 बराबर आता है इन्फिनिटी के, यानी नॉट डिफाइंड के। कोसेक किसके बराबर होता है? कोसेक 0 डिग्री। कोसेक 0 डिग्री बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कुछ भी हो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां से आपको 0 से फायदा मिल गया। tan 0 किस लिए 1 हो जाता है? tan 0 इज इक्वल टू tan किसके बराबर होता है? tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है? 0 के। अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan 0 किसके बराबर होता है? 0 के। कौन सी चीज 1 होती है 0 पे? cos 1 होता है। cos 0 किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए ये 1 आता है। बात समझ में आई ना? अगर जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आया ना तुम्हारे, कि क्यों कोई चीज 0 हो जाती है, क्यों कोई चीज 1 हो जाती है? तो जो बेसिक सेट रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये बात हो जाती है। अब ये घूमती घूमती आ गई यहां पर, घूमती घूमती कहां पर आ गई है? यहां पर आ गई, इस जगह पर। जब ये यहां पर होगी उस वक्त क्या होगा? उस वक्त हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हो जाएंगे और बेस किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। 0 डिग्री नहीं, 0 मीटर के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ? बोलो भाई। यस सर, यस सर। अब देखो यहां तक तो आम बात लग रही थी। अब इसको घुमा के मैं इधर ले जाता हूं, इधर
और एंगल बनाता हूं 120 डिग्री। कितना एंगल हो गया? 120 डिग्री। कितना एंगल हो गया? 120 डिग्री। 120। इस वक्त जो बेस हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। बेस कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। लेकिन परपेंडिकुलर निगेटिव नहीं होगी, परपेंडिकुलर अब भी पॉजिटिव रहेगी। बात समझ में आ रही है ये वाली या नहीं? ठीक है। ये बात समझ में आ रही है बेटा कि जब एंगल 90 से भी आगे निकल जाएगा, अभी 90 से आगे निकल चुका है एंगल, ट्राइंगल के अंदर कोई भी एंगल 90 से ज्यादा क्या हो सकता है? राइट ट्राइंगल के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इस रेशियो को हम यूज करते हैं। आगे हायर स्टडीज में आप देखेंगे साइन 120 डिग्री भी लिख रहे होंगे हम, साइन 150 डिग्री भी लिख रहे होंगे हम, साइन 180 डिग्री भी लिख रहे होंगे हम। ठीक है, अब होगा क्या कि जिन वैल्यूज के अंदर ये बेस आ रहा है, जैसे आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके बराबर होता है बेटा? ये tan के बराबर होता है। तो अगर मैं लिखूं tan 120 डिग्री, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए नेगेटिव। किसके बराबर आना चाहिए? नेगेटिव। और कौन सा आएगा? रूट, एक मिनट, ये नेगेटिव आएगा। और किसके बराबर आएगा? √3/2 के बराबर आएगा। ये कैसे आया नेगेटिव? समझ में आ रही बात या नहीं? नहीं, √3/2 के बराबर आया। किसके बराबर आएगा? निकालना जरा। tan 60 किसके बराबर आता है? √3। tan 60 आता है √3 के बराबर। तो ये 2 नहीं आएगा नीचे, ये आ जाएगा -√3 के बराबर। तो ये माइनस क्यों आया? ये समझ में आया ना आपके? क्योंकि बेस नेगेटिव हो गया इस टाइम। यस ठीक है, सर। अब ये घूमते घूमते आ गया यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये समझो ये एंगल बन गया यहां से लेकर यहां तक एंगल जो बना ले हम, फॉर एग्जांपल 210 डिग्री बना ले। कितना बना ले? 210 डिग्री बना ले। तो इस वक्त क्या होगा कि बेस भी निगेटिव हो जाएगा और परपेंडिकुलर भी निगेटिव हो जाएगा। निकाल लेंगे आप सारे ये फार्मूले। बोलो भाई। सर कोशिश करेंगे कोशिश करना, समझ में आना चाहिए पहले तो तुम्हारे बात। दूसरी एक बात बताते हैं कि ये जो कर्व बनता है ना, ये वाला जो कर्व बनता है, इसको हम बोलते हैं साइन कर्व। इसको हम बोलते हैं साइन कर्व। ठीक है, यहां पर जहां पर ये टॉप पर पहुंचा हुआ होता है, इस वक्त हम बोलते हैं इसको 90 डिग्री, और यहां पर 60, और यहां पर 30। ये 120, और ये 150, और ये 180, ये 270, और ये 360। ठीक है, ये कर्व देखा इससे पहले या नहीं? इसके ऊपर सवाल देखा है मैंने, क्योंकि आता हुआ। अगर हम ये वाली वैल्यू यहां पर लिखे, हम फंक्शन ऑफ साइन यानी साइन थीटा, और यहां पर क्या चीज है? थीटा। तो देखो साइन 60 कहां पर है? साइन 60 यहां पर है। तो ये जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी? ये होगी √3/2 के। साइन 60 यहां पर है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/2 के। साइन 120 यहां पर है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये वैल्यू भी किसके बराबर होगी? √3/2 के बराबर होगी। साइन 150 किसके बराबर होगी? ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये भी हाफ के बराबर होगी। अब 180 के बाद शुरू होता है यहां पर निगेटिव। ये अगर साइन 210 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? हाफ, -हाफ के बराबर हो जाएगा। साइन 210 7 चौक 28, यानी साइन 240, साइन 240 ये किसके बराबर हो जाएगा? √3/2 नेगेटिव का। साइन 270 यहां पर क्या वैल्यू बराबर हो जाएगी? -1 के।
270 के बाद यानी साइन 300, यहाँ पर 300 है, साइन 300 किसके बराबर हो जाएगा, -√3/2। साइन 330 यहाँ पर हम ले लें 330, साइन 330 किसके बराबर हो जाएगा, -½ के बराबर हो जाएगा। साइन 60 वापस 0 के बराबर हो जाएगा। ये मैंने सारी वैल्यूज लिखी है एक तरह से। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जरा आप इसके अंदर गौर करिए कि अगर इस कर्व को यूं बैक ट्रैक कर ले हम, ऐसे बना लें, तो साइन 30 तो था ½ के बराबर, लेकिन अगर हम साइन -30 लिखें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा -½ के बराबर। बात समझ में आ रही है? अभी मैं जब फॉर्मूला लिखूंगा तो समझ में आएगा आपके। इस ऊपर वाली फिगर से अगर मैं लिखूं साइन 30 तो ये बराबर हो गया ½ के, और जब मैंने लिखा साइन -30 तो ये किसके बराबर हो गया, -½ के। तो यहां बात क्या पता लग रही है, यहां बात ये पता लग रही है कि साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी साइन -θ बराबर होता है -sin थीटा के। साइन -θ इज इक्वल टू -sin थीटा। ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूं, साइन -θ हमेशा बराबर होगा -sin थीटा के, ठीक है। यानी अगर मैं लिखूं साइन -30 तो ये बराबर हो जाएगा -sin 30 के, क्योंकि यहां पर ये माइनस लगा हुआ है थीटा के साथ, यहां पर माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो y एक्सिस है उसके दोनों तरफ, उसके इधर और उसके इधर, ये मिरर इमेज नहीं बनाता। ये क्या नहीं बनाता, मिरर इमेज। अभी जब कोसाइन बताऊंगा मैं आपको तो आपको सब समझ में आ जाएगा इसमें से। कोसाइन कर्व अगर मैं बनाऊं तो कोसाइन कर्व कैसे बनता है, कोसाइन कर्व बनता है ऐसे, ये क्या चीज है, कोसाइन कर्व। यहां पर क्या है, यहां पर 90, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं, यहां पर 90 है और यहां पर क्या है -90 है। ये क्या चीज है, यहां पर है 1। यहां पर क्या निकाल रहे हैं हम, cos थीटा निकाल रहे हैं। ये यहां पर क्या चल रहा है, थीटा चल रहा है। ये क्या है 30 है, 30 पर जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो किसके बराबर होती है, √3/2 के बराबर होती है। और ये क्या है, ये -30 है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये भी √3/2 के बराबर होती है, क्योंकि दोनों चीजें ऊपर ही है। तो अगर मैं cos 30 लिखता हूं तो वो है √3/2, और मैं लिखता हूं cos -30 तो वो भी बराबर होता है √3/2। तो इससे मैं लिख सकता हूं cos -θ इज इक्वल टू cos थीटा। यानी थीटा के नेगेटिव होने से कोसाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर हमें पॉजिटिव का कोसाइन पता है तो वो ही नेगेटिव का कोसाइन होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। मैं इसका सवाल ढूंढने की कोशिश करूंगा, एक बार मेरे जहन से निकला था, सामने से निकला था कि इसका सवाल कब आया। तो इसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस के दोनों तरफ ये एक सा है, मिरर इमेज है। जैसे इधर चल रहा है वैसे इधर चलेंगे। लेकिन जो हमारा साइन फंक्शन है ये मिरर इमेज नहीं है, इसमें यहाँ ऊपर की तरफ है चीजें और यहाँ पर नीचे की तरफ है। बात समझ में आ गई? और ये बनाया कहाँ से मैंने, बनाया मैंने ये उसी फंडामेंटल से है, वो जो घुमा रहा था मैं, इस वाली फिगर से ही बनाया है ये मैंने, साइन और कोसाइन। बात समझ में आ गई? अगर आप एंगल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो वो फंक्शन वही बन जाएगा। एक पूरे रोटेशन में एक साइकिल आ जाती है। बात समझ में आई? अगर आप इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा,
और इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो निगेटिव बन जाएगा। कुल मिला के जो मैं फार्मूला बताना चाह रहा था आपको वो ये था कि साइन, बड़ा कर लूं मैं थोड़ा सा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है साइन और कोसाइन के लिए, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया ऊपर तो भी कोई बात नहीं, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ठीक है। अरे बोलो Yes, भाई। sir. एंगल निगेटिव होने का क्या मतलब है? एंगल निगेटिव होने का मतलब ये है कि अगर आप ऊपर की तरफ, एंगल निगेटिव होने का क्या मतलब है? ये ट्राइंगल है, इसका ये एंगल है, इसको अगर आपने पॉजिटिव मान लिया तो एक ये ट्राइंगल अगर बनाइए आप ऐसे, तो ऐसे बनाइए, तो इस थीटा को हम बोलेंगे निगेटिव। अगर ऊपर वाले को आपने पॉजिटिव माना है तो नीचे वाले को हम नेगेटिव बोलेंगे। एंगल नेगेटिव का क्या मतलब है कि यहाँ परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और यहाँ परपेंडिकुलर नेगेटिव है। बात समझ में आती है? बोलो भाई। एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर कैसा है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है या परपेंडिकुलर नेगेटिव है, ठीक है। इसके कुछ सवाल कर लें आज। एक निगाह एनसीईआरटी में मान लें, एनसीईआरटी क्या चाह रही है हमसे। एनसीईआरटी हालांकि ये आसान लिखा हुआ है शुरू में, एनसीईआरटी में आप लोगों ने एनसीईआरटी है सबके पास? एनसीईआरटी की किताब है सबके पास? Yes, sir. है ना, वो तो होगी एनसीईआरटी की किताब। तो एक बार जरा निगाह मार लेना, उसमें कोई चीज मुझसे पूछनी हो तो उसमें मुझसे पूछ लेना आप, ठीक है। एक बार निगाह मार लीजिएगा आप उसके अंदर, उसमें मुझसे आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे उसमें कुछ पूछना। अब इसके अंदर प्रॉब्लम कैसी आएंगी, ज्यादातर प्रॉब्लम कैसी आएंगी वो बता रहा हूं मैं। इसके अंदर ज्यादातर प्रॉब्लम क्या, एक प्रॉब्लम पूछी थी अमान ने, पूछी थी शायद, मैं भूल गया उसको, यहाँ पेस्ट कर देता मैं तो हो जाती है, ढूंढ लेते अभी। अमान ने जो प्रॉब्लम पूछी थी, अमान ने पूछी थी, अरमान ने पूछी थी, मैं ये भी भूल गया। किसने पूछी थी भाई? हाँ ये प्रॉब्लम, अरमान ने। तो बता नहीं रहे हो तुम। अरे ये तो बड़ी छोटी हो गई यार। हाँ भाई, दिख रही है ये प्रॉब्लम तुम लोगों को? Yes, sir. मुझे प्रॉब्लम समझने में भी 2-3 मिनट लगे। मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम है क्या। उस टाइम में मतलब मूड में नहीं था, ऐसे ही मैं पढ़ रहा था तो मेरे समझ में नहीं आ रही थी प्रॉब्लम क्या। तो ये प्रॉब्लम यूं कह रहे कि एक नदी है, ऐसे क्या है, ये एक रिवर है, ठीक है। और इस रिवर के एक एंड पर ऐसे एक पेड़ खड़ा हुआ है। पेड़ ही तो है या क्या चीज है? ऐसे एक पेड़ खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। उसने इस पेड़ को देखा तो उसने इस पेड़ से देखने के बाद यहां जो एंगल बना वो बना 30 डिग्री। इसको बड़ा कर दें। उसने इस पेड़ की ऊपर के पत्तों को देखा तो एंगल कितना बना, 30 डिग्री बना। उसके बाद ये इस डायरेक्शन में चल दिया। पहले एंगल कौन सा बना था भाई? 30 नहीं बना, पहले 60 बना। ये बना एंगल 60। उसके बाद इस डायरेक्शन में ये 20 मीटर चल दिया। तो अब यहां पर आके जब ये इस पेड़ को देखता है तो जो एंगल बनता है वो किसके बराबर बनता है?
वो बनता है 30 डिग्री। बात समझ में आई? तो यूं पूछ रहे हैं कि इस दरिया की चौड़ाई बताइए, ये बताइए ये कितनी है, चौड़ी कितनी है दरिया, क्या पूछ रहे हैं, ये चौड़ी कितनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसके अंदर परपेंडिकुलर कांस्टेंट कर रखा है। क्या कर रखा है? परपेंडिकुलर कांस्टेंट कर रखा है। तो एक बार तो एंगल ऐसा बना और एक बार एंगल ऐसा बना, ये है 60, ये है आपका 30, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू दे रखी है 20। ना तो आपको ये हाइट पता है और ना ही आपको ये ब्रेथ पता है, बेस पता है। तो आपको ये बेस निकालनी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? प्रॉब्लम ये है, अगर अरमान तुम्हें प्रॉब्लम समझ में नहीं आई थी तो अब आ गई होगी। यस सर। सर ये जो फिगर नहीं बनती सर अच्छे से ना, वैसे तो आसान सर है क्वेश्चन, सॉल्यूशन आसान सर इसका। अब फिगर बन गई, अब कर लोगे तुम सब लोग। तो ये सर समझ आ गई अब तो। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी तरह की हैं, कितनी तरह की हैं कि अगर आप क्लासिफाई करें कि एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, इसको आप H मान लें, इसको आप B मान लें, इसको आप X मान लें। ठीक है, यहां से यहां तक X मान लिया आपने और यहां से यहां तक B मान लिया आपने, ये H हो गई आपकी। तो H, B और X, और इसको मान लें आप θ1, इसको मान लें आप θ2। एक हो गई θ1 और एक हो गया θ2। तो 5 चीजें हैं ये, कोई क्या चीजें? 5 चीजें। इनमें से कोई 2 अननोन होंगी, एनी टू अननोन होंगी, उनको नोन बनाना है। उनको क्या करना है? उनको हमें लिखना है। अब मैं तुम्हें आसान तरीका बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, कल कराएंगे सवाल बहुत सारे इंशाल्लाह। आज तो मैं थक गया 1 घंटा बोलते बोलते, कल सवाल कराएंगे बहुत सारे। इनमें से अगर तुम्हें इसे निकालना है, बेस को, अगर बेस को निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के फार्मूले को लिखना, हाइपोटेन्यूज को इक्वेट कर देना, हाइपोटेन्यूज को क्या कर देना? इक्वेट कर देना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे बोलो भाई। अगर बेस निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज को इक्वेट करना, अगर सॉरी ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, सॉरी हाइट है ये। अगर बेस निकालनी है तो हाइट को इक्वेट करना और हाइट निकालनी है तो बेस को इक्वेट करना। समझ में आ रही है? दूसरी किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है? दूसरी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है कि ये एंगल ऐसे बना और एक ऐसे बना। बात समझ में? अब इसको आप यहां से लेकर यहां तक इसको हाइट मान लो, इसको आप x मान लो, x मत मानो क्योंकि ये खड़ा हुआ है इसलिए y मान लो, इसको बेस मान लो, इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो, ये θ1 हो जाएगा और ये θ2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर कितनी चीजें हो गई? 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 5 और 2 ये हो गई 7। बात समझ में? इसमें भी कोई 2 अननोन होंगी, यहाँ पे भी 2 चीजें और हैं, ये इसको आप H2 मान लो, इसको आप H1 मान लो। हालांकि किसी 2 का ताल्लुक होगा ही नहीं न्यूमेरिकल से। बात समझ में? हम कौन सी चीज कभी मेजर नहीं कर सकते? हाइपोटेन्यूज को कभी मेजर नहीं कर सकते। यस सर। बात समझ में? हम हाइपोटेन्यूज को कभी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वहां बीच में हमें मेजरमेंट के लिए कोई है नहीं। हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली चीज मेजर कर सकते हैं। बात समझ में? हाइट को भी मेजर नहीं कर सकते, हाइट को हम एंगल की टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो इसके ऊपर कल इंशाल्लाह सवाल कराएंगे। मैं आज कोशिश करूंगा कि जो पुराने सवाल आए हैं उनको ढूंढ लूं, उनको करा दूं। जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ ग्रुप में, कितने लोग मौजूद हैं? अभी तो 7 ही हैं खाली। आप सब लोगों से मैं ये कहता हूं कि आप सब लोग क्या करना कि सवाल देख लेना, ठीक है? और आपको जो सवाल लगे कि सर ये हमें उसमें करवा दे लाइव क्लास में, तो वो आप मुझे भेज देना, मैं उसे पहले से ही सॉल्व कर लूंगा, सॉल्व करके यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है? सब लोगों ने सुन लिया? यस सर। अब ऐसा नहीं है कि सर ने क्या रखा है तो बस दे दो सवाल, 15-20 सवाल जो है भेज दो व्हाट्सएप पे, सॉल्व करते रहेगा ये आदमी रोजे के अंदर। ऐसा नहीं है, मतलब ये
एक दो सवाल जो तुमसे नहीं हो रहे हो, जो नहीं आ रहे हो, वो भेज देना तुम मुझे। ये नहीं है 50 सवाल का बंडल पड़ा है, चलो सर से सॉल्व करवाते हैं, कल सर सॉल्व करते रहेंगे ये 1 घंटे तक, ऐसे नहीं पूरा भाई। PDF डाल दे। हाँ, पूरी किताब ही डाल दी तुमने कि करते रहेगा सॉल्व, ये बैठ गए और मजे लेकर हम बैठ गए, मतलब ये ऐसे नहीं भाई, अलग सूख जाता मेरा बोलते बोलते, है ना। तो आप लोग आज सवाल देख लेना किसी टाइम में, और आपको लगे कि भाई ये सवाल करा तो मैं सवाल वो करवा दूंगा। दूसरी क्या बात कर रहा था मैं, और एक टाइप के और हैं जो सवाल आती है अक्सर, इक्वेशन वाले, बैलेंस करने वाले, उनको भी करेंगे। वो बेसिकली प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं, आपको उनके करवाने से कोई इतना बड़ा फायदा नहीं हो सकता। इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करूं, ठीक है। चलो तो अब खत्म करते हैं, आज कल इंशाल्लाह ताला सवाल करेंगे, ये जितना भी आज हो गया सो हो गया, कल सवाल करेंगे, ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।